हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एलिमेंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कल हमने ये डिस्कस करा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कौन कौन से बेसिक सेक्शंस होते हैं और उनके अंदर क्या क्या आता है। आज हम बात करने वाले हैं इससे अगले टॉपिक के बारे में, जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर पहला आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होता है, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो दो एलिमेंट से बनता है, जो कि होती है ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर वो होता है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलती है कि क्या वो कुछ उस पार्टी के साथ कोई भी टर्म ऑफ कंडीशन में आना चाहती है, तो उसे कहते हैं ऑफर। जैसे कि पिछले एग्जांपल में भी हमने लिया था कि क्या आप मेरी मदद करोगे, वो एक ऑफर है। उसके बाद आता है दूसरा नाम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, जिसको हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और एग्रीमेंट की बेसिक कंडीशन ये होती है कि जो एग्रीमेंट है वो डेफिनेट हो और अनकंडीशनल हो, यानी कि जो भी उसके अंदर टर्म्स डिफाइन करी गई हैं वो उस एग्रीमेंट को एक ट्रू एंड फेयर व्यू में दर्शाएं। और वो एग्रीमेंट जो हो अनकंडीशनल हो, यानी कि उसके अंदर कोई कंडीशंस ना डिफाइन करी गई हो कि आप कुछ ऐसा करोगे तो ही आप एग्रीमेंट में आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते हो। दूसरा इसके अंदर एलिमेंट है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होता है कि मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी कि जब कोई दो लोग अपनी बातों को कहेंगे और उनकी पूर्ण सहमति होगी, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की बात से पूरे पूरे सहमत होंगे, उसे हम कहेंगे कंसेंट। जब कंसेंट जो है फ्री माना जाएगा, यानी कि जब दोनों की बातों में सहमति तभी मानी जाएगी जब वो नॉट कॉज्ड, यानी कि उसमें कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोवर्जन होता है किसी को धमकाना, डरा के धमका के कोई बात मनवाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है बहलाना फुसलाना। किसी को अगर आप बहला के फुसला के कोई बात मनवा रहे हो तो उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। फ्रॉड होता है कि आपने किसी को ज़बरदस्ती या गलत स्टेटमेंट बता के किसी भी तरीके से उससे ट्रू एंड फेयर बात छुपा के आपने कोई काम करवाया तो उसे फ्रॉड कहेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपने गलत पॉइंट्स पेश करे हैं। फ्रॉड से मिस रिप्रेजेंटेशन ऐसे अलग होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में आप उसे बात तो बताते हो लेकिन उस बात को आप ट्रू नहीं रखते हो, यानी कि अगर आपने बोला कि कोई डील है उसमें हमें 5 लाख का प्रॉफिट होगा जबकि असल में 2 ही लाख का होना था, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर इन चारों में से कुछ भी होता है, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उस समय कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही वॉइड हो जाएगा। अगली चीज़ है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कंसिडरेशन, इसको आप तोड़ तोड़ के देखिए। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में कुछ। अब बदले में कुछ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि ऐसा ही कंसिडरेशन होना चाहिए जो रियल हो और जो लॉ के कायदे में आए। पता चला कि आपने किसी को, कोई डील हुई उसमें आपने किसी को गाड़ी दे दी, कोई टीवी दे दिया, कुछ और सामान दे दिया, तो कंसिडरेशन इन काइंड को भी नहीं माना जाता है। उसके अलावा अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, वो है पार्टीज आर कम्पिटेंट। पार्टीज आर कम्पिटेंट का मतलब होता है कि जिन पार्टीज होती हैं, पहले तो वो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग जो किसी भी टर्म ऑफ कंडीशन में इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम पार्टी कहते हैं। कॉम्पिटेंट होता है कि वो इस काबिल हैं कि वो एग्रीमेंट कर पाएँ। अब वो काबिलियत ऐसे डिसाइड होती है कि या तो वो लोग जो पार्टी बने हैं वो 18 साल से ऊपर के हों, वो जो लोग हैं वो 18 साल से ऊपर के हों, या फिर वो साउंड माइंड के हों, यानी कि वो पागल नहीं होने चाहिए। अनसाउंड माइंड जो होता है वो होते हैं
कि उनके मेंटली कोई डिस्टर्बेंस है। तीसरे होते हैं नॉट क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका ये मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉट क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग में वो लोग आते हैं जिन्हें जैसे जेल हुई है, या वो हमारी इंडियन लॉ में उनको बैन कर रखा है। ऐसे लोग जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। या फिर नॉट क्वालिफाइड में माइनर्स भी होते हैं, 18 से नीचे के जो बच्चे होते हैं उन्हें माइनर कहते हैं। उनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पार्टी जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए उनसे किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने वो करा है, एग्रीमेंट करा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल होनी चाहिए। और उस ऑब्जेक्ट के किए जा इस उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए जो कंसिडरेशन की गई है वो भी वैलिड होनी चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं माना जाएगा। आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, देयर मस्ट बी लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन फेलिंग विच इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर उसमें लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट को ही लॉ में लीगल नहीं माना गया है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही वॉइड माना जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही ये होती है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एनफोर्सेबल बाय लॉ वो तभी बनेगा जब वो लीगल होगा। अगला पॉइंट है लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रिलेशनशिप जिसको हम लीगली दिखा सकते हैं। भाई मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हम दोनों एक सेपरेट पार्टी हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है आप देखिए कि अ हस्बैंड प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर अ नेकलेस ऑन अ ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का लीगल रिलेशनशिप नहीं है, उनका मैरिटल रिलेशनशिप है। इसलिए यहाँ पे पार्टीज़ जो हैं उनकी लीगल रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बना सकते। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। इसको भी अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें एक्सप्रेस यानी कि वो वॉइड हैं या वो वॉइड हो सकते हैं, इसलिए एग्रीमेंट जिन्हें एक्सप्रेस करेगा यानी कि बोल के ये कहा गया था कि वो वॉइड हो सकते हैं, या उन्हें नहीं कहा गया था कि वो वॉइड हो सकते हैं, उन एग्रीमेंट्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। ये मैं आपको आगे भी समझा दूंगा इनका, लेकिन मेन मतलब यही होता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो एक्सप्रेस करके डिक्लेयर करे गए हैं कि वो वॉइड हैं या इलीगल हैं, उन एग्रीमेंट्स को यहाँ पे लिया जाता है। अगले पॉइंट में आते हैं सर्टेन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। इसका ये मतलब होता है कि आपने जो एग्रीमेंट किया है या जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एक्चुअली परफॉर्मेबल है या नहीं है। अब आपने किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भाई आप एक काम करो, 1000 किलो चावल में कितने चावल के दाने हैं ये गिन के बताओ। ये एक सर्टेन लेवल के बाद केपेबल ही नहीं होगा वो आदमी करने के लिए, इसलिए उसको वॉइड माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि डी ने सी को बोला कुछ कपड़े बेचने के लिए, सी मान गया, लेकिन उसको उस कपड़े की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी वैल्यू, कि वो कपड़ा कैसा है, उसका क्या टाइप है, ये नहीं बताया गया। तो जो एग्रीमेंट है वो लीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसा आपने अभी ऊपर पढ़ा है यहाँ पे कोई टर्म्स सर्टेन करी ही नहीं गई हैं, पता ही नहीं है, इसलिए नहीं माना जाएगा। ऐसे ही दूसरा मैं आपको दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ ए प्रोमिसेस बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक। अब भी मैजिक होता ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है, इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है कि ए ने बोला कि जादू से बारिश आ जाएगी और बी ने मान लिया। ऐसी चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं, केपेबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए लास्ट पॉइंट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं वेयर नेचर ऑफ एग्रीमेंट इज सच दैट इट रिक्वायर्स
compliance of certain formalities. Such requirements should be fulfilled. A contract may require registration in addition of being in writing. However, as regards to legal effects, an oral contract has some effect as a contract in writing. इसका सीधा सीधा मतलब बस इतना होता है कि मुंह जुबानी कही गई बात और लिखित बात, यानी कि ओरल और रिटन में बहुत ज़्यादा फैक्टर डिफरेंस करते हैं लीगैलिटी में। आपने किसी से ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो इतना मायने नहीं रखता है जितना आपने अगर रिटन में उससे ले लिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसकी ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा वैलिडिटी है, उसके ऊपर आप उसे सू भी कर सकते हो।